हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। प्रेपकर यानी क्रैकर, जल्दी से जुड़ जाओ। चलो चालू करते हैं सर। कल हमने क्या पढ़ा था, कल वाली बात पे ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा कल वाली बात पे ध्यान देंगे। कल हमने क्या करा था सर, कल हमने 1990 से लेकर 92 तक जो योजना अवकाश थे उन पर एक हमने नजर डाली। इस योजना अवकाश में हमने क्या क्या किया उसके बारे में हमने अध्ययन करा मेरे प्यारे लाडलो, योजना अवकाश में। और इसी में 1990 से लेकर 92 तक हमने इसी में मेरे प्यारे लाडलो 1991 के आर्थिक सुधार भी पढ़े। 1991 के आर्थिक सुधार भी पढ़े। क्लियर मेरी बात? इतनी बात क्लियर? चलिए सर आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी गई 1992 से लेकर 1997 तक। यह है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना साथियों। कब से कब है? 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। यदि 8वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं दोस्तों, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों, वह रहा मानव विकास। उद्देश्य क्या रहा? ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास दोस्तों। और ये पहली मर्तबा हुआ भारतीय इतिहास में कि मानव विकास की बात इस तरीके से खुलेआम करी जाने लगी। मानव विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यहां पर महत्व दिया जा। अरे रे, क्या कैमरा कर रखा है भाई? चलो अब सही आएगा। ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, मानव विकास इसका उद्देश्य था। यदि मैं मॉडल की बात करूं मेरे प्यारे लाडलो, तो इसमें जो मॉडल था 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो रहा वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल रहा। कौन सा रहा? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल यहां पर रहा। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल की हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी बात करी। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल रहता है 8वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। यदि इसमें कार्यों की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बन जाता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है। WTO का, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन, जो किसके स्थान पर बना था? गैट के स्थान पर। गैट के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर WTO का निर्माण किया गया, विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया। और 1 जनवरी 1995 को भारत उसका सदस्य बन जाता है। यदि इस पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1993 में सबसे पहले 1993 में सबसे पहले। अच्छा, इस मॉडल के बारे में एक और चीज बता दूं, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर तो आधारित था, लेकिन हमने ये पढ़ा कि आर्थिक सुधार जो थे वो देन थे 2 लोगों के, पीवी नरसिम्हा राव एवं मनमोहन सिंह मुख्य सूत्रधार थे भारत के इन आर्थिक सुधारों के। और उन्हीं के आर्थिक सुधार चल रहे थे, इसीलिए इस मॉडल को
कभी कभी राव मनमोहन मॉडल भी कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि राव मनमोहन मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना है, राव मनमोहन मॉडल पर आधारित। हम आपको बता रहे थे सर 1993 में एक योजना आती है, 1993 के अंदर एक योजना आती है, इसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या नाम था, लिख लीजिएगा इसे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भी शुरुआत करी जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया था वो मानव विकास रखा गया था। तो मानव विकास के लिए रोजगार चलाया गया। और 1995 में दोस्तों, 1995 में मेरे प्यारे साथियों, 1995 में मिड डे मील स्कीम भी आती है। कौन सी मील स्कीम आई, मिड डे मील स्कीम भी आती है, मिड डे मील योजना भी आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाने लगा, सरकारी स्कूलों में, कौन से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन दर को बढ़ाए रखने के लिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन दिया जाने लगा। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाने लगी। भोजन की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में, मिड डे मील में। पहले मुरमुरे मिलते थे, है ना, हमारे टाइम में मुरमुरे मिलते थे। मेरी बहन थी, उनकी दोस्त थी, वो इसी में काम करती थी मिड डे मील में, तो बहुत सारे मुरमुरे दिया करती थी हमें, हाँ। और 1997 में मेरे प्यारे साथियों, 1997 में एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आती है जिसका नाम था गंगा कल्याण योजना। दोस्तों क्या नाम था, गंगा कल्याण योजना। दोस्तों गंगा कल्याण योजना बेसिकली गंगा की निर्मलता को बढ़ाए रखने के लिए, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए 1997 में यह योजना पारित की गई। दोस्तों इसके अलावा यदि इसमें मैं पंचवर्षीय योजनाओं की इसमें मैं योजना की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी योजनाएं आई। और सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो किया गया, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया गया। सार्वभौमिकरण कर दिया गया मतलब सभी के पास प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखा सरकार ने, प्रारंभिक शिक्षा का, प्राइमरी एजुकेशन का। और इसके साथ ही 15 से 35 वर्ष के लोगों में, 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर यह किया गया। क्लियर बात। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको कि मानव विकास यहां पर उद्देश्य था, तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों मैला ढोने की प्रथा को बैन कर दिया गया। मैला ढोने की प्रथा को, मैला ढोने की जो प्रथा है उसको पूर्णतः समाप्त करना, पूर्णतः समाप्त करना भी उद्देश्य रखा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस तरीके से ऐसे कार्य हुए भारत में, अनेकों कंपनियां आ रही हैं। एक और चीज याद रखिएगा, इस पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय का 2.6% नोट कीजिएगा। कुल व्यय जो था इस पंचवर्षीय योजना में, जो पैसा जो टोटल खर्च हो रहा था उसका 26%, कुल व्यय का 26% ऊर्जा को गया था। ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई थी, बिजली को प्राथमिकता दी गई थी, घर घर बिजली पहुंचाने की यहां पर बात कर ली गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में।
और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं आपको यदि बताऊं तो इसका टारगेट था 5.6%। लक्ष्य कितना था? 5.6%, लेकिन जो प्राप्त हुआ वो हुआ 6.8%। और ये आज तक की सबसे सफलतम पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल हो गई। लिख लीजिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही 8वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों क्लियर है इतनी बात? तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है सभी को? ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 आता है मेरे प्यारे साथियों, 1997 आता है दोस्तों, और 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी जाती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना टाइमिंग क्या होगा? 1997 से लेकर 2002 तक यह पंचवर्षीय योजना है। लिख लीजिए, टाइटल डालिए 9वीं पंचवर्षीय योजना और आ जाइए। 9वीं पंचवर्षीय योजना के यदि मैं उद्देश्य की बात करूं, सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो यहां एक उद्देश्य रखा गया, सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी क्षेत्रों का चतुर्मुखी विकास हो, सभी कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं रहे, सभी का अच्छे से विकास हो। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार ये प्राथमिकता दी जा रही है दोस्तों। और इसलिए इस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, इस पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे कार्य किए गए। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो दिया जाता है वह विकास के साथ स्थिरता, नहीं, वृद्धि के साथ स्थिर विकास। वृद्धि के साथ स्थिर विकास, अर्थात समावेशी विकास की बात करी गई। एक ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में हो, किसी एक क्षेत्र में नहीं हो, सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण की बात करूं, चाहे और कोई बात करूं, इनमें सब में इस पर बल दिया गया। तो याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें अब बात करें सर, बल किस पर दिया गया? उद्देश्य रखा गया, बल दिया गया सामाजिक न्याय पर। पहले वाले में मानव विकास, अब यहां पर बात करेगी सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की। सर सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब समाज के हर वर्ग को समान अवसर, समाज के हर वर्ग को एक समान अवसर मिले, और समान विकास किया जाए। यह सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, उसमें जो पिछड़ा हुआ है, जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करी जाए, उन्हें भी समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, सामाजिक न्याय हो। और इसी के लिए आपको मैं बताता हूँ, सामाजिक न्याय का एक इंस्ट्रूमेंट, इसी में रिजर्वेशन आ जाता है। रिजर्वेशन को भले ही लोग बहुत गलत बोलते हैं कि सर ये गलत है, वो है, ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो रिजर्वेशन दिया गया था वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के लिए दिया गया था। ऐसे समाज के कुछ ऐसे जो वर्ग थे जिन्हें बहुत सारे सालों साल कई चीजें झेलनी पड़ी, तो उनके लिए ये सारा का सारा किया गया था। क्लियर है मेरी बात है? अब चाहे उसमें कोई भी विरोध करे, कितना भी क्या करे, लेकिन बात तो यही थी। ठीक है जी। अब इसमें ज्यादा कुछ और पढ़ना नहीं हमें,
जितना हमारे काम का वही पढ़ेंगे। इसके बाद आएगी मेरे प्यारे लाडलो 10वीं पंचवर्षीय योजना। आज मैंने क्या करा, खाना खा लिया। मैं जब से तुम्हारी क्लास चालू करी है ना, मैं सुबह का खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भूखा रह के आराम से पढ़ाऊँ, मुझे आलस नहीं आए। लेकिन फिर कल जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, मेरे भाई हैं छोटे वाले और पिताजी भी हैं, जब उनसे मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि भैया आप लगातार 20-25 दिन से खाना सुबह का नहीं खाते हो, इससे क्या होगा, आपके लीवर इन्फेक्शन हो जाएगा, लीवर कमजोर हो जाएगा और उससे फिर बहुत सारी अनेकों बीमारियां झेलनी पड़ सकती है। फिर हमने भी सोचा कि अभी तो अपना लड्डू भी छोटा ही है, हाँ, तो इतनी टेंशन शरीर को इतना शरीर को खराब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ चालू करते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के यदि उद्देश्य की मैं बात करूं मेरे प्यारे लाडलो, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था समावेशी विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया वह रखा गया तीव्र समावेशी विकास। कोई बदलाव नहीं आया इसमें, बस समावेश की बात करें कि सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास किया जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसलिए मैंने आज खाना खा लिया, तो आज हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आलस में पढ़ा दूं, लेकिन 5-10 मिनट की बात है, फिर मैं आपको वापस उसी क्रम में मिल जाऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नहीं है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की एक विशेषता है दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मॉडल कौन सा था? अगेन आगत निर्गत। एक बार और पहले रखा हमने, कब रखा याद करो, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। आगत निर्गत मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल पर आधारित थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है जी, कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। इसमें एक बात याद रखिएगा, इस योजना में पहली बार राज्य स्तरों पर प्रथम बार राज्य स्तर पर ये पहली बार हो रहा था पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कि पहली बार दोस्तों क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात करी जा रही है और राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था की शुरुआत करी, करने की व्यवस्था आरंभ करी गई 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे आइएगा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना। अगली कौन सी आएगी? 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की मैं बात करूं, समय की मैं बात करूं दोस्तों, तो 2007 से लेकर 2012 तक दोस्तों, 2007 से लेकर 2012 तक का समय रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना का। क्लियर है मेरी बात? अब इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले बात ये आ जाती है, सर उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे लाडलो याद रखना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास कि जो चीजें कर रहे हैं ना उन्हें ही तेजी से और करें, समावेशी विकास को तीव्रता दें, काम धीरे नहीं करें। यही 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यदि इसके मॉडल की मैं बात करूं दोस्तों, यदि इसके मैं मॉडल की बात करूं तो सी रंगाराजन मॉडल था। कौन सा मॉडल था? सी रंगाराजन मॉडल था दोस्तों। जब जब सी रंगाराजन साहब की बात आ जाए तो याद रखना इनका संबंध किससे रहा? इनका संबंध याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, इनका संबंध रहा
आरबीआई से, ये आरबीआई के एक्स गवर्नर है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। इसके अलावा इन्होंने गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए इनकी समिति भी बनी, गरीबी रेखा निर्धारण समिति भी बनी थी, रंगाराजन समिति 2012 में। कब बनी थी? 2012 में बनी थी दोस्तों, ठीक है। गरीबी रेखा निर्धारण समिति भी बनी। रंगाराजन समिति नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए भी बनी, नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए समिति जो बनी थी, जिसके अंतर्गत आईडीएफसी और बंधन बैंकों का लाइसेंस मिला था ना, वो रंगाराजन समिति ही थी। और एक और बात याद रखना, महालनोबिस अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, महालनोबिस अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। कौन है? सी रंगाराजन साहब। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल रहा वो सी रंगाराजन मॉडल रहा। सी रंगाराजन साहब के बारे में मैंने आपको अनेकों जानकारियां दे दी है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जब चर्चा करी जाती है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें अधिक व्यापक स्तर पर काम किया जाना था और इसका जो लक्ष्य था, लक्ष्य वृद्धि दर जो रखी गई मेरे प्यारे लाडलो, वो रखी गई थी 9% की। कितने प्रतिशत की? 9% की। लेकिन जो प्राप्त वृद्धि दर रही, जो प्राप्त वृद्धि दर रही मेरे प्यारे साथियों, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है, स्टार लगा रहा हूं इसको, ये जरूर याद रखना कि जो प्राप्त वृद्धि दर थी दोस्तों, वह 8% थी। और 8% हो जाने के कारण दोस्तों, ये जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है, ये हो जाती है सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछ लिया जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर रही, तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर रही लगभग 8%। आगे चलकर 7.9 इसको रिफाइंड करा जाता है, तो 7.9% भी आपको कुछ किताबों में देखने को मिल जाती है। लेटर ऑन आंकड़ा था, लेकिन इसी के साथ ये सर्वाधिक वृद्धि दर। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना पूछ ली जाए मेरे लाडलो, तो सबसे सफल रहेगी 8वीं। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्य रखा था 5.6% पर, प्राप्त हुआ था 6.8% की वृद्धि दर। यहां टारगेट रखा गया 9% का, प्राप्त हुआ 8%। विफल हुई है, असफल हुई है ये पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये जो प्राप्त किया ये आज तक की पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक था। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है जी? हाँ जी, बोलो जी, बोलना तो पड़ेगा। बोलो भाई, लास्ट पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं, फिर पंचवर्षीय योजना को तुम जानो हम जाने। चलिए जी, चलिए 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 चलिए, चलो आ जाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी लाडलो? अब आ जाएगी 12वीं पंचवर्षीय योजना। मुझे नहीं पता 12वीं पंचवर्षीय योजना कैसे लिखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ जी लड्डू बोलो। 2012 से लेकर 2017, इससे पहले खत्म मत करना इसे, क्योंकि मुझे पता है कुछ विलक्षण प्रतिभा वाले भी बालक होते हैं, वो कहते हैं गुरुजी इससे पहले ही खत्म हो गई थी, तो मैं उनको जवाब दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। यदि इस योजना के उद्देश्य की मैं बात करूं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य याद है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हुआ मेरे लाडलों?
11वीं पंचवर्षीय योजना में ही एक शब्द और जोड़ दिया, तीव्र, अधिक एवं तीव्र धारणीय, ओहो, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास, फास्टर इंक्लूसिव एंड फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। एक नया शब्द जोड़ दिया गया, धारणीय, सतत भी बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? इसका मतलब होता है संसाधनों का समुचित उपयोग। समुचित उपयोग दोस्तों, ये धारणीय का मतलब होता है कि संसाधनों को एक दिन में खत्म मत करो, आराम से जितना यूज करना उतना यूज करो। जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन संसाधनों को यूज करो, बाकियों को बचाओ, क्योंकि आगे बहुत सारा कुछ करना है। अब यदि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 12वीं पंचवर्षीय योजना चूंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना है और इनमें बहुत सारी चीजों पर हमें ख्याल डालना है। एक चीज याद रखिएगा कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी मेरे प्यारे लाडलो, इसका लक्ष्य जो रखा गया था वही लगभग 8% की वृद्धि दर। लक्ष्य क्या रखा गया था? जीडीपी में 8% की वृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर, इसका लक्ष्य रखा गया था। ऐसे लगभग 25 क्षेत्रों पे कंसंट्रेट किया गया था, 25 क्षेत्रों पर मुख्य फोकस रखा गया था और इसी में कृषि में 4% की वृद्धि दर। कृषि में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर? कृषि में 4% की संवर्धित दर, इसका लक्ष्य रखा गया था। संवर्धित दर रखा गया कृषि में। जीडीपी में 8% की वृद्धि, इसमें 4% की वृद्धि, निर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में 10%, एग्रीकल्चर में 4%, जीडीपी में ओवरऑल 8%। जीडीपी में कितना? ओवरऑल 8%। और मेरे प्यारे लाडलो, गरीबी में 10% की कमी, 2 करोड़ लगभग लोगों को 50 मिलियन मिलियन किसको कहते हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख पे होता है 1 मिलियन। एक बात, $50 मिलियन मतलब 5 करोड़। $5 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न करना। बीच में ही 2014 में चुनाव आ जाते हैं। चुनाव में ये सरकार हार जाती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस हार जाती है और भारत में एक 56 इंच की छाती लिए नए व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था नरेंद्र मोदी जी। 2014 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के
12वीं पंचवर्षीय योजना के संसाधन एलोकेशन को बंटवारे को शून्य कर दिया गया, मतलब इनकी फंडिंग रोक दी गई। चली 2017 तक ही है, लेकिन इसकी फंडिंग 2014 में 0 कर दी थी। योजनाएं चलती रही, इसमें पैसा दिया नहीं गया। तो ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर बात? इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे लाडलो? हाँ जी, चलो ये हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। अब जल्दी से बताओ अब क्या पढ़ाना है। नीति आयोग में पढ़ा चुका आपको, नीति आयोग तो पढ़ा चुका ना? अरे हाँ या ना बोलो जी गुरुजी, पढ़ा चुके सर, आप तो सब पढ़ा देते हो। अच्छा चलो भैया, थैंक यू सो मच भाई। आ जाइए, आगे आइए भैया, आगे आइए। अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, आ जाओ भाई, आ जाओ। बोलो तो सही, तो क्या पढ़ाना है? आप पढ़ा देते हैं आपको हम बैंकिंग छोटी मोटी, फिर पढ़ाएंगे मुद्रा। चलिए आ जाइए सर, आ जाइए। अम्बुद सिंह कथा, बाकी जनता, बाकी बालक कहाँ चले गए? घर चले गए? ओहो बालको, तुम भी कैसी बात करते हो यार। चलिए सर, तो चालू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की बातों को समझते हैं। चलो, मैं कुछ देख रहा था। अच्छा जी, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया। बैंकिंग के अंदर क्या अच्छा है? ओहो, आरबीआई बच रहा भी तो। चलो जैसा भी है मेरा। हाँ जी बोलोगे? मुद्रा, मुद्रा नहीं, पहले बैंकिंग कर लेते हैं, छोटी मोटी बैंकिंग। इतना ज्यादा बैंक में कुछ है नहीं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही तो देखना अपने को। अरे हाँ ही ना जी, तो बस तो फिर वो देख लेते अपन। फिर जीएसटी भी करवाना है। जीएसटी मेन चैप्टर आपका। जीएसटी के बाद तो मैं फिर मतलब ऐसे गंगा जी नहा लूंगा। मतलब कहते हैं ना कि ये कर लूंगा तो गंगा जी नहा लूंगा, तो वो वाली बात है। जीएसटी होते तो मैं गंगा जी नहा लूंगा, फिर टेंशन नहीं मुझे। चलिए सर, बैंकिंग या भारत में बैंक, इसका टाइटल अपना अच्छा रहेगा। भारत में बैंक। मेरे प्यारे साथियों, इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें ना, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं भाई। सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा बैंक खुला? सर्वप्रथम जो बैंक खुला दोस्तों, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत के आधुनिक बैंकिंग का पहला बैंक था। ये भारत का पहला बैंक था। मतलब आज जो बैंक देख रहे हो ना, जिसमें जाते हैं लेन देन करते हैं, तो ये आधुनिक बैंकों की यदि अध्ययन किया जाए ना, तो आधुनिक बैंकिंग में पहला स्थान है इसका। किसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी मतलब दिलचस्प बात है, जब मुझे तो पता चली थी, मैं तो मतलब मेरा दिमाग फट गया था कि ये जो उस समय बैंक खोला गया 1770 के लगभग ये बैंक खोला गया है, और 1770 में ये भारत का पहला बैंक था। लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा नहीं खोला गया था। ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं खोला गया था। तो गुरुजी किसने खोल दिया? ये
बस उसे ही पढ़ने तो आए हैं अपन। देखो भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था एक पुर्तगाली कंपनी अलेक्जेंडर द्वारा। अलेक्जेंडर द्वारा सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला जाता है, भारत का पहला बैंक। असल में समस्या कहां आ रही थी, समस्या समझिए। भारत है और भारत में उस समय राजशाही है, यहां कोई अलग राजा है, यहां कोई अलग राजा है, यहां कोई अलग राजा है, तो यहां कोई अलग राजा है, यहां कोई अलग राजा है। और इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलन में जो मुद्रा हुआ करती थी वो बांग्लादेश की, आज जो बंगाल वाला एरिया है, या बंगाल में मुर्शिद कुली खान टका चलता था। यहाँ बंगाल की स्थापना किसने करी? मुर्शिद अली खान, मुर्शिद कुली, ठीक है। बंगाल का टका सर्वाधिक चलता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में आ चुकी थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कहां पर कर रही थी? व्यापारिक क्षेत्र कौन से थे? एक बंगाल था, दूसरा बॉम्बे था, और तीसरा मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं। इन तीन क्षेत्रों में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा दबदबा था, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। लेकिन अब यहां से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, बंगाल में कुछ अलग मुद्रा में चल रहा है, मद्रास में अलग चल रहा है, बॉम्बे में अलग चल रहा है। अब यहां इनको इकट्ठा कहां करा जाए? कुछ तो करा जाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे प्यारे लाडलों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में बैंकों की शुरुआत करना अनिवार्य हो गया। इन्होंने 1806 में एक बैंक खोला। सबसे पहले ऊपर खोलेंगे, सबसे ज्यादा व्यापार कहां कर रहे तो वो बंगाल में। भाई बंगाल नहीं दिया होता तो शायद दुनिया का इतिहास अलग होता। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक बैंक खोला गया, बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सा खोला गया? बैंक ऑफ कलकत्ता। लेकिन इस कलकत्ता में ही ये सीमित रह गया था, कलकत्ता सिटी में ही सीमित रह गया था। तो 1809 में इसका नाम बदल दिया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल नाम कर दिया गया बैंक ऑफ कलकत्ता को, जिसकी स्थापना करी गई थी 1806 में। ठीक है जी। इसके बाद भारत में दूसरा व्यापारिक केंद्र कौन सा? बॉम्बे। 1840 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक और बैंक खोला गया, जिसको हमने कहा बैंक ऑफ बॉम्बे कहा। और तीसरा 1843 में दोस्तों एक व्यापारिक केंद्र मद्रास है, मद्रास में भी एक बैंक खोला गया, इसे बोला गया बैंक ऑफ मद्रास। अब इन तीन जगहों पर इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक खोल दिए गए हैं। और इन तीनों जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी चला करती थी, मतलब इन तीनों जगह प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वाइसराय हुआ करते थे। इसीलिए इन तीनों बैंकों को बोला जाता है प्रेसिडेंसी बैंक। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुए। पहला बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। सबसे पहले चेक जारी करना, मुद्रा जारी करने का कार्य बैंक ऑफ कलकत्ता द्वारा करा गया। ऑफ कोर्स वही सबसे ज्यादा पैसे वाला था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 1894 में एक बैंक और खुलता है। अच्छा, इससे पहले 1881 में अवध कमर्शियल बैंक खुल चुका है। अवध कमर्शियल बैंक की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यह भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। प्रथम वाणिज्यिक बैंक रहा अवध कमर्शियल बैंक दोस्तों। इसके बाद 94 में पंजाब नेशनल बैंक खुला।
पंजाब नेशनल बैंक खुलता है लाला लाजपत राय के सहयोगों से, लाला जी के सहयोगों से। और ये पंजाब नेशनल बैंक जो था दोस्तों, ये भारत का प्रथम भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। इसे भारतीय ही चला रहे थे। 1911 में 1911 में मेरे प्यारे लाडलो एक बैंक खुला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक पारसी है उनके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक था। सर स्वदेशी क्यों बोला, जबकि इसके पहले भारतीयों द्वारा संचालित भी है। लेकिन बेटा एक भारतीयों द्वारा संचालित और भारतीयों द्वारा प्रबंधन दोनों इसमें थे, मतलब पैसा भी भारतीयों ने लगाया, काम भी इसमें भारतीय कर रहे थे, चला भी लेन देन भी इसमें भारतीय कर रहे थे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रथम स्वदेशी बैंक था। इससे पहले यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकों की मैं बात करूं, प्रेसिडेंसी बैंकों की बात करूं, तो प्रेसिडेंसी बैंक केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनियों के व्यापारियों के लिए था। व्यापारियों के लिए यह था, ठीक है जी। अब वो पंजाब नेशनल बैंक ये वाला चला गया पाकिस्तान में, अपना भारत का अलग है पंजाब नेशनल बैंक, अभी उसके बारे में बात करेंगे, जो मर्जर हुआ उसके बारे में बात करेंगे। 1921 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया। 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक हैं, इन बैंकों का विलय कर दिया गया, इन्हें मर्ज कर दिया गया। कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं? बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा बैंक ऑफ कलकत्ता, माफ कीजिएगा, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाता है और एक नए बैंक का निर्माण किया जाता है। इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया और एक नए बैंक की स्थापना करेगी, एक नया बैंक बनाया गया। और इस नए बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस नए बैंक का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है दोस्तों? अभी आ रहा हूं मैं, क्या पानी वाले पिला दो। चलिए सर आगे चलते हैं। इन 3 बैंकों को मिलाकर मेरे प्यारे लाडलों ये कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों भारत आजाद हो गया। एक प्राइवेट बैंक था। 1955 में
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को खरीद लिया गया 55 रुपए। शेयर में राष्ट्रीयकरण करा गया और ये बैंक बन जाता है आपका, आगे चलकर यही बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है दोस्तों। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या किया गया, ये वर्ष याद रख लेना, गोरेवाल समिति के आधार पर, गोरेवाल समिति के अनुशंसाओं पर, याद रखना, जस्टिस गोरेवाल, न्यायमूर्ति गोरेवाल समिति के अनुशंसाओं पर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये क्या बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है बाबू, चल 1921 में ही एक समिति और बनी, हिल्टन यंग समिति। असल में भारत में केंद्रीय बैंक कैसा बने, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से काम करेगा, ये कश्मकश 1857 के बाद से ही चल रही थी और बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर देती थी। ब्रिटिश हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर देती कि भाई सब सेंट्रल बैंक मत बनाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना इनकी मोनोपोली हो दोस्तों। 1921 में शुरू नहीं हुई बेटा, 1921 में मर्ज कर दिया गया, इनका विलय कर दिया गया, विलय मतलब इनको एक कर दिया गया और नया बैंक बना दिया गया। ठीक है, 1921 में हिल्टन यंग समिति बनाई और हिल्टन यंग समिति का उद्देश्य क्या था, भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य कैसा हो, केंद्रीय बैंक कौन हो, उस पर एक विवाद छिड़ रखा था। आगे चलकर यही कमीशन रॉयल कमीशन ऑन करेंसी कहलाया। 1930 में एक कमीशन और विलय कर दिया जाता है, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी, और सब ये चाहते हैं कि भारत का सेंट्रल बैंक कैसा हो, उसके बारे में ये लोग पता करना चाह रहे हैं। और उस समय भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट था, उसके अंदर ये लोग एक न्यूज जारी करते हैं, एक सूचना जारी करते हैं। इस सूचना में इन्होंने क्या कहा कि भारत का सेंट्रल बैंक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में एक बार आप लोग बताइए। भारत के सेंट्रल बैंक किस तरीके का हो, उसके बारे में बताइएगा। अब भैया इंतजार था अंग्रेजों को, उन्होंने अखबार के अंदर ये निकाल तो दिया कि भारत के सेंट्रल बैंक कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, वो काम किस तरीके से करेगा। और उस विज्ञापन के जवाब में एक किताब आ जाती है, उस विज्ञापन के जवाब में एक किताब आई मेरे प्यारे लाडलों, एक किताब आती है। इस किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इस पुस्तक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। नामक एक पुस्तक आती है और एक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ये जवाब में आती है। लेकिन अंग्रेज अब इस बात को मानने के लिए राजी नहीं कि एक भारतीय ने बता दिया भारत का सेंट्रल बैंक कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, ये गलत बात है। तो क्या किया इन्होंने अपने हिसाब से 1934 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया। ये इन्होंने पास किया और इस अधिनियम के बलबूते 1 अप्रैल 1935 को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाती है। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की यदि मैं बात करूं तो प्रथम गवर्नर रहे सर ओसबोर्न स्मिथ। सर्वाधिक समय के लिए जो गवर्नर रहे उनका नाम है बी रामाराव, बंगारू रामाराव, बी रामाराव, बंगारू रामाराव। सबसे कम उम्र के गवर्नर और प्रथम भारतीय सीडी देशमुख। और ये पहले सबसे कम उम्र के गवर्नर बने और सबसे कम उम्र में गवर्नर बनने के साथ पहले भारतीय गवर्नर भी थे और इसी के साथ साथ पहले ऐसे गवर्नर थे जो वित्त मंत्री बने। आगे तो फिर ये परंपरा ही बनी। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। स्थापना के समय मुख्यालय जो था इसका वह मुख्यालय कलकत्ता के अंदर था। कहां था? कलकत्ता के अंदर था। वर्तमान में कहां है? हाँ भाई, वर्तमान में कौन, वर्तमान में कहां है मुख्यालय? मुंबई। ठीक है जी। यदि इसकी मोहर की मैं बात करूं, आरबीआई की मोहर की यदि अपन बात करें तो मोहर पर चिन्ह कौन सा है? कोई बताएगा? मोहर पर चिन्ह है ताड़ वृक्ष, 2 ताड़ के वृक्ष एवं बंगाल टाइगर। दोहरी मोहर है, पहले दोहरी मोहर होती थी ऐसी। ठीक है, बंगाल के टाइगर, बंगाल का टाइगर है, 2 ताड़ के वृक्ष है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर पे। आरबीआई भारत का वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। 1947 से लेकर 49 तक यह भारत के अलावा 2 और देशों के सेंट्रल बैंक ने कार्य किया। ये क्या था? सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। कौन कौन से देश का? भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा म्यांमार। इन तीनों देशों के सेंट्रल बैंक का कार्य करता है। 1949 में सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो पहले एक प्राइवेट कंपनी थी वो अब एक सरकारी कंपनी बना दी गई। उस समय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ने गवर्नर है सीडी देशमुख साहब। सीडी देशमुख साहब उस समय न्यूज में कहते हैं कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहा है भारत, ये फालतू की बात क्यों कर रहा है और वगैरह वगैरह। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में। और आरबीआई को बैंकों का बैंक बनाने के लिए बैंकों का नियामक संस्थान बनाने के लिए
बैंकिंग कंपनीज अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 पारित हुआ। और यही बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 वर्तमान में बैंकिंग नियामक अधिनियम कहलाता है। बैंकिंग नियामक अधिनियम बन जाता है। तो समझ में आया, इसे पावर किसने दी? बैंकिंग अधिनियम 1949 में बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 ने इसे शक्तियां दी बैंकों के बैंक का कार्य करने की। अब यदि आरबीआई के कार्यों की मैं बात करूं दोस्तों, यदि इसके कार्यों की मैं बात करूं, कार्य क्या है, तो सबसे पहला जो कार्य है वह अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब कोई ऋण नहीं देगा तब कौन देगा? अंतिम ऋणदाता, मतलब आरबीआई ही अंत में ऋण देगा। दूसरा, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। भाई हमें पैसे रखने पड़ते हैं, हम कहां जाते हैं? बैंक में रखने जाते हैं। हमें पैसा लेना पड़ता है, हम कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं। ऐसे ही बैंकों को पैसे यदि जमा रखने हैं, बैंकों को यदि ब्याज पे पैसे उधार लेने हैं, तो वो किससे लेगा? आरबीआई से लेगा। सरकार का बैंक, अर्थात चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों के बैंक का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। इसके अलावा नए नोटों का निर्गमन, प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश करेंसी, नए नोटों का निर्गमन, वितरण, नियंत्रण, ये भी कार्य कौन करता है? आरबीआई ही करता है। एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, एक बात याद रखिएगा, नए नोटों के निर्गमन के लिए नए नोटों के निर्गमन के लिए, मतलब नए नोटों की छपाई के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी प्रणाली फॉलो करी जाती है? नए नोटों के निर्गमन के लिए आरबीआई द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, आरबीआई द्वारा न्यूनतम आवश्यकता अनुपात प्रणाली, न्यूनतम आवश्यकता रिजर्व प्रणाली फॉलो करी जाती है। अच्छा, ये 1949 में भारत ने अडॉप्ट करी। इससे पहले, क्या माफ कीजिएगा, 1991 में इसे अडॉप्ट करी। इससे पहले जितना पैसा छापना होता था उसका 10% गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता था। उसे गोल्ड प्रणाली कहते थे, उसे स्वर्ण प्रणाली कहते हैं। इसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम प्रणाली। मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या करता है आरबीआई? तो इसके अंतर्गत मेरे प्यारे लाडलो एक बात याद रखिएगा, 1 रुपया छापना हो, कितने भी नोट छापने हो, कितनी भी मुद्रा छापने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़े ना। न्यूनतम 200 करोड़ का रिजर्व रखना अनिवार्य है। कितने करोड़ का? न्यूनतम, ये बेटा अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसे, न्यूनतम
200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना अनिवार्य है। न्यूनतम 200 करोड़ का रिजर्व रखो और जितने चाहे मन चाहे उतने नोट छाप लो। इसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। इस 200 करोड़ में मेरे प्यारे लाडलों, ये जो 200 करोड़ आपके सामने यहां पर लिखे हैं अद्भुत से अनोखे से, ये जो 200 करोड़ हैं इसमें से 115 करोड़ रुपए तो गोल्ड में रखने पड़ते हैं। 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रखना पड़ता है लाडलों, और इसमें से 85 करोड़ रुपए, बाकी कितने बचे? 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्राएं रखनी पड़ती है। विदेशी मुद्रा अथवा रिजर्व रखना पड़ता है, अथवा विदेशी बॉन्ड रखने पड़ते हैं ना, कंट्री बॉन्ड वगैरह, कागज वगैरह कोई। ये इस तरीके से नए नोटों का निर्गमन किया जाता है। ये 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व बोला है, इतना तो रखना पड़ेगा। 1 रुपए भी छापना है, 2 रुपए भी छापना है, तो उसके लिए इतना तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। क्लियर है मेरे लाडलो? इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ जी, जल्दी बोलो भाई। ठीक है सर। इसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। आरबीआई का कार्य क्या है? नए नोटों का निर्गमन करना। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों एक और बात याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा और क्या कार्य हैं आरबीआई के? विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण रखना। और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के लिए आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेक्स रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। इतनी बात क्लियर? इतनी बातें क्लियर? हाँ जी, बोलो भाई, बोलो बोलो बाबू बोलो। इतनी बातें क्लियर है? चलिए सर, हाँ जी बोलो बेटा। बाकी लोग, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? आप लोगों को डर लगता है पढ़ने में? तो खा जाएगा, कुछ हो जाएगा। तुम लोग बताओ भाई यार, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे कैसे चलेगा? आप लोग बताइए। हाँ जी, चलिए भाई। नहीं बता रहे, तुम नहीं बता रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, कुछ कर सकता हूँ क्या? ठीक है जी। अब सर बात ये आती है
कि विदेशी मुद्रा के नियमन एवं संरक्षण के लिए आरबीआई को अधिकार किसने दिया? विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार रखने का अधिकार, निर्गमन एवं संरक्षण का अधिकार संरक्षण का अधिकार किसने दिया? तो इसका अधिकार जिस नियमन अधिनियम के द्वारा दिया जाता है वो नियम देख लीजिए। निर्गमन एवं संरक्षण का अधिकार देता है फेरा एक्ट, FERA, विदेशी मुद्रा रेगुलेशन अथॉरिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, विदेशी मुद्रा विनियामक अधिनियम 1947 के अंदर ये पारित हुआ और ये एक विशेष अधिकार केवल और केवल आरबीआई को दिया गया कि भारत में आरबीआई के अलावा कोई भी विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं रख सकता। ये फेरा के अंदर कहा गया। 1973 के अंदर इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। 1973 में इसमें संशोधन हुआ और आगे चलकर मेरे प्यारे लाडलों फेमा आएगा। फेरा की जगह, फेरा के स्थान पर जब भारत में तेजी से विदेशी मुद्राएं आने लगी, भारत को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दिया गया। इसके लिए मेरे प्यारे लाडलों फेमा आया। फेरा के स्थान पर क्या आया? फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, प्रबंधन अधिनियम 1999 आया, जिसमें और कुछ बदलाव करे गए। तो याद रखना फेरा 1947 और फेमा 1999 दोस्तों। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है? अब सर ये बताइए विदेशी मुद्रा भंडार में होता क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार, आपने फॉरेक्स रिजर्व इतना गा दिया, अब इसमें ये तो बताओ इसमें होता क्या है? मेरे प्यारे लाडलो, इसमें विदेशी मुद्राएं रहती हैं और मूलतः जो चीजें रहती हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी परिसंपत्तियां होंगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आता है, तो इसमें लिखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार में 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व शामिल होते हैं। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है विदेशी परिसंपत्तियां। विदेशी परिसंपत्ति हो, माना विदेशी बॉन्ड हो, विदेशी सरकारों के शेयर होल्डिंग हो, विदेशी कंपनियों के शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो। दूसरा स्वर्ण भंडार, तीसरा आईएमएफ का रिजर्व कोष, आईएमएफ के पास रिजर्व, जिसे रिजर्व ट्रांसफर कहते हैं। और चौथा जो तत्व होता है उसके बारे में याद रखिएगा, विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं, इसीलिए शॉर्ट में SDR कहते हैं। SDR, ये 4 तत्व रहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में। क्लियर मेरी बात? अब सर ये विशेष आहरण अधिकार क्या है? विशेष आहरण अधिकार की यदि मैं बात करूं दोस्तों,
तो याद रखिएगा, विशेष आहरण अधिकार में ये आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली एक काल्पनिक मुद्रा है, जारी करी गई ये कृत्रिम मुद्रा है, और ये आईएमएफ पर वो नहीं होता। जैसे कल नोट यदि हमारा नहीं चले तो हम आरबीआई के पास जा सकते हैं, भैया ये नोट तुमने जारी करा तो नहीं चल रहा, ये इसमें नहीं जा सकते हो। ये बेसिकली आप जैसे किसी जिम में मेंबरशिप लेते हो तो उसी मेंबरशिप का फायदा तुम्हें मिलता है। जैसे आपने कोई जिम ज्वाइन करी और जिम वाला कह रहा है कि भैया ये कार्ड ले जाना, किसी भी जिम में जाना, ये कार्ड दिखा देना, ठीक है, तुम्हें एक दिन जिम फ्री में करने दिया जाएगा। वैसा ही सेम है, जब आप आईएमएफ की मेंबरशिप लेते हो तो उस मेंबरशिप के बराबर आपको फंड दिया जाता है, वो रिजर्व ट्रांसफर में आईएमएफ के पास सुरक्षित है। दूसरा, आईएमएफ ये कहता है कि तुम मेरे मेंबर हो, कल यदि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े ना जरूरत, तो ये मेरे साथ बकेट ले जाओ, एक ये बाल्टी ले जाओ मेरे से, और आसपास के पड़ोसी देश से मांग लेना, जब भी जरूरत पड़े तो इस बाल्टी में वो पानी भर देगा। अब जरूरी नहीं वो देश उसमें पानी भरे नहीं भरे, तो इसे कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है, गोल्ड, पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे जारी करता है आईएमएफ। ये एक तरह की क्या है, मैंने आपको बताया, ये बेटा ये एक तरह की बाल्टी होती है, ये बाल्टी दे दी इसमें, और आईएमएफ ने कहा कि भैया जब जब जरूरत पड़े आपको तो ये बाल्टी ले जाना, और इसमें आपको मैं लिमिट दे रहा हूं कि 1 लीटर तेल पानी डलवा लेना, तो अब 1 लीटर पानी डलवा लेना बस। और वो सामने वाला डाले नहीं डाले वो उसकी मर्जी है। क्लियर मेरी बात है? याद रखना, एसडीआर में 5 मुद्राएं शामिल होती हैं। ये एसडीआर है, इसमें कितनी मुद्राएं शामिल है? इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। एक नई मुद्रा भी जोड़ी है, मतलब 2, 3, 4 साल पहले, उसको जरूर याद रखें। इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। पहली मुद्रा इसके अंदर है डॉलर, पहली है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। दूसरी है यूरोपियन यूरो, दूसरी है यूरोपियन यूरो, तीसरा है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, चौथा है जापानीज येन, पांचवा है रेनमेनबी। आप लोग बताइए रेनमेनबी कहां की मुद्रा है? हाँ जी, रेनमेनबी कहां की मुद्रा है? रेनमेनबी को युआन भी कहा जाता है, युआन भी कहा जाता है। ये कहां की मुद्रा है? चाइना की, चीन की, ये याद रखना। ये भी एसडीआर में शामिल होता है। मतलब इस बाल्टी में इन 5 में से आप कोई सी भी एक डलवा सकते हो, ठीक है जी। याद रखना, ये आईएमएफ पर क्लेम नहीं होता। क्लियर है? तो ये हमने आपको बताया कि आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब बात कर लेते हैं सर, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो आपने करवा दिया, इसके बाद राष्ट्रीयकरण कैसे हुए? एसबीआई का हमने करवा दिया, आपको आरबीआई का करवा दिया। अब क्या होता है 2017 तक दोस्तों, भारत में 27 सार्वजनिक बैंक थे। और इन 27 सार्वजनिक बैंकों में एक समस्या आ रही थी। एक समस्या बैंकिंग क्षेत्र उस समय फॉलो कर रहा था। गैर निष्पादन संपत्तियां बढ़ती जा रही थी। मतलब एनपीए बढ़ते जा रहे थे। एनपीए समझते हो? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी समझा देता हूं ये भी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये क्या होता है, बैंकिंग क्षेत्र से क्यों संबंधित है, ये बता देता हूं बेटा, आपको आराम से समझा देता हूं। एनपीए क्या होता है?
एनपीए बेटा इस तरीके से समझिएगा, बैंक के पास, बैंक में जो डिपॉजिट आया, जो जमा आपने डाला, वो क्या बैंक का है? नहीं, बैंक की क्या वो लाइबिलिटी है, बैंक का क्या वो दायित्व है बैंक के लिए। बैंक के नजरिए से सोचिए, बैंक ने पैसे किसी से लिए तो बैंक को तो वापस लौटाना लाइबिलिटी है, बैंक को तो वापस देना पड़ेगा। लेकिन बैंक ने किसी को लोन दिया, ऋण दिया, ये बैंक की क्या है? संपत्ति है। ये बैंक की क्या है? संपत्ति। तो ऋण भुगतान की तारीख से 90 दिन तक, ऋण भुगतान की तारीख से 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर, भुगतान मूलधन अथवा ब्याज अथवा दोनों, चाहे मूलधन हो चाहे ब्याज हो या दोनों, नहीं होने पर वह संपत्ति, वह बैंक संपत्ति, मतलब अब वो कमा के नहीं देगी, एनपीए कहलाती है, एनपीए बन जाती है। ठीक है जी। एनपीए लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और कुछ समितियां इससे पहले भी बनी थी, उन्होंने भी लगातार ये कहा था, जैसे नरसिम्हन समिति 1990 के दशक में 2 बार बनी और उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े बैंक बनाए जाए कि टू बिग टू फेल हो जाए, इतने बड़े बैंक बना दो कि भाई फेल ही ना हो पाए। तो 2017 में भारत के 27 सार्वजनिक बैंक थे। सबसे पहले 2017 में ही क्या हुआ, सबसे पहले 2017 में ही क्या हुआ, 2017 अप्रैल 2017 की बात बता रहा हूं। एसबीआई में कुछ बैंकों का विलय हुआ। भारतीय महिला बैंक पहला, लिख लो, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। एसबीआई में एसबीआई के सहायक बैंकों का विलय कर दिया गया। उस समय अरुंधति भट्टाचार्य थी, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर, जयपुर, एसबीबी जिसे बोलते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इन सब का विलय कर दिया गया एसबीआई में। कितनों का? 1 2 3 4 5 6। एसबीआई में 6 बैंकों का विलय कर दिया गया। इन बैंकों को मर्ज कर दिया गया। तो अभी जो संख्या हमारी 27 थी, 27 में से निकाल दो 6, संख्या कितनी आ गई? 21। क्लियर मेरी बात? इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़ते चलो। अब बात आ जाती है 2019 की दोस्तों। 2000 इससे पहले 2019 की बात कर लूं मैं। 2019 में सरकार ने 2019 में सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक
एवं देना बैंक का विलय कर दिया गया। देना बैंक की हालत काफी कमजोर चल रही थी, इनका विलय कर दिया गया। और उस समय दूसरा सबसे बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा सबसे बड़ा बन जाता है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाता है। आज तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। क्यों बना, तीसरा क्यों गया वो बताऊंगा। किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2019 में, वही अप्रैल 2019 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया। संख्या कितनी थी अपनी 21, ये देखो 21 में से 2 चले जाएंगे, 21 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचे 19। 2019 में ही दोस्तों भारत सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक को निजी बैंक घोषित कर दिया गया। आईडीबीआई बैंक जो एक सरकारी बैंक था, इसके शेयर्स एलआईसी द्वारा खरीद लिए गए और 2019 में से प्राइवेट कर दिया गया। 19 माइनस 1 अपने कितने, टोटल सरकारी बैंक कितने, 18 बैंक हो गए। अब आ जाओ सर 2020 में। 2020 में मेरे प्यारे लाडलो, में निर्मला सीतारमण जी द्वारा घोषणा करी जाती है भारत के 12 बैंकों का 4 बैंकों में विलय। कौन कौन सा सबसे पहले करा गया, पंजाब नेशनल बैंक में एक ट्रिक है, याद रखना, पंजाब में तो ओबीसी यूनाइटेड है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब में तो ओबीसी यूनाइटेड है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनका विलय कर दिया जाता है। इन दोनों बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया जाता है और इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन जाता है। कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक। कहानी वही है, 2020 में ही चल रही है, 1 अप्रैल 2020 में। 2020 में ही मेरे प्यारे लाडलों, 2020 में ही कितने हो गए थे, 18 में से 2 चले गए, कैलकुलेट करते चलो 16। 2020 में ही दोस्तों सिंडिकेट में तो कनारा में तो सिंडिकेट चलता है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया। कैनरा में तो सिंडिकेट चलता है और भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक, फोर्थ पोजीशन है, अब इसकी याद रखना। 16 में से 1 गया, कितनी संख्या हो गई, 15। वापस आ जाओ। पंजाब में ओबीसी यूनाइटेड है, पंजाब में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कनाडा में तो सिंडिकेट चलता है। यूनियन तो आंध्रा में काम करती हैं। यूनियन तो आंध्रा में मिलती हैं। पंद्रह में से 1 निकालो, कितना गया, 14। ठीक है जी। चौथा इलाहाबाद में तो, इंडिया में तो इलाहाबाद मिलते हैं ना,
इलाहाबाद में तो इंडियन मिलते हैं। कहीं कैलकुलेशन खराब हो गई हमारी। सार्वजनिक बैंक है, इसमें से 6 निकल गए, 21 हो गए, 6 ही निकलेंगे ना। भारतीय महिला बैंक, बीकानेर एंड जोधपुर, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, त्रावणकोर, ठीक है। 21 में से 2 निकालो। 19 बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक गया, IDBI बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया गया। 18 में से 2 ये गए, 10 बैंकों का विलय हो गया 6 बैंकों में। यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है अपने से। 10 बैंकों का विलय हुआ था 4 बैंकों में, तो 4 तो ये ठीक है, 6 जाने चाहिए ना। और 1 2 3 4 5 जा रहे हैं। हाँ, कनाडा में तो सिंडिकेट कॉर्पोरेशन बैंक भी तो जाएगा कहीं ना कहीं बेटा, कॉर्पोरेशन बैंक भी तो आएगा कहीं ना कहीं। पंजाब में ओबीसी यूनाइटेड है, कनाडा में सिंडिकेट बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, अब कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। 16 में से 2 गए, 14 में से 1 गया, 13 में से 1 गया, 12। तो वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, मतलब सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है जी, चलिए भाई, इसी के साथ मिलते हैं आपको कल की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे मुद्रा, परसों हम चालू कर देंगे आर्थिक सुधार। डन 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 डन, जल्दी कोर्स खत्म होने वाला। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। कल लेना आप डाउट, कल पूछना डाउट, ठीक है। चलो बाय।